गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसको हम समझेंगे। सो एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मतलब ये लाइमन सीरीज़ क्या होती है, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम का जो कंसेप्ट है, जो वीडियो नंबर 2 में हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर डीप में समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में समझेंगे। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो आप इसको। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर कोई भी एक गैस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, और इस हाइड्रोजन गैस को आपने हीट किया है। मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा करके, करंट का यूज़ करके आपने यहाँ पर इसको हीट किया है। ठीक है, ओके। तो जब आप इसको हीट करोगे मतलब यहाँ पर एक स्पार्क निकलेगा, एक स्पार्क दिखेगा आपको। तो स्पार्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलेंगे। यहाँ पर स्पार्क दिख रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं ये। ठीक है, ओके। तो ये रेडिएशंस यहाँ से निकलेंगे। अब अगर दोस्तों इन रेडिएशंस को आप अगर किसी प्रिज्म के थ्रू पास करोगे, ठीक है, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के थ्रू अगर इन रेडिएशंस को आप पास करोगे और यहाँ पर डिस्पर्शन होगा, और डिस्पर्शन के बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रीन लगाओगे एक, ठीक है, तो वो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर 4 ही कलर्स दिखेंगे। हाइड्रोजन गैस के लिए आपको यहाँ पर 4 ही कलर्स दिखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये 4 कलर्स कौन कौन से हैं, उनकी वेवलेंथ क्या है, वो वेवलेंथ देखिए क्या है। तो पहला जो कलर है उसकी वेवलेंथ है 656 नैनोमीटर। दूसरी जो वेवलेंथ है दोस्तों 486 नैनोमीटर की दूसरी वेवलेंथ दिखेगी आपको। तीसरी वेवलेंथ 434 नैनोमीटर की दिखेगी, और चौथी वेवलेंथ जो है वो 410 नैनोमीटर की दिखेगी। ठीक है, तो जैसे रेनबो होता है, रेनबो के अंदर हर एक वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 4 ही कलर प्रेजेंट है विजिबल लाइट में से। ठीक है, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस जो इमिट करेगा रेडिएशंस वो उसका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है यहाँ पर, लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर आप बोल सकते हो इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये 4 वेवलेंथ की लाइट आपको यहाँ पर दिखेगी। और क्योंकि दोस्तों ये हाइड्रोजन ने इमिट किया हुआ स्पेक्ट्रम है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मतलब वीडियो नंबर 2 में हमने यहाँ तक बात की थी। ठीक है, अब ये 4 ही वेवलेंथ क्यों दिख रही है, इसके आसपास की बाकी की वेवलेंथ क्यों गायब हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वो क्यों नहीं दिख रही है, ये समझने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या हो रहा है इसको हमें समझना होगा। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में कहीं पर भी घूम सकता है। ठीक है, ओके। तो ये जो होती है ये लोअर एनर्जी लेवल होती है, इसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होती है दूसरी एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद ये उसकी अगली एनर्जी लेवल, ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फिर उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, और इसकी जो एनर्जी लेवल है वो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है इसकी। ठीक है, अब जनरली हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है, स्टेबल जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको एनर्जी मिलेगी, मतलब जब ये इलेक्ट्रोड्स लगा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पर दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ने, देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी जो है एब्सॉर्ब करके ये क्या किया, इसने यहाँ पर जंप किया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने यहाँ पर जंप किया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, ये देखिए -10⁻32 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड के बहुत से छोटे हिस्से में ये वापस यहाँ पर आएगा। मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले करके ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत से कम टाइम में 1 सेकेंड के बहुत ही कम छोटे फ्रैक्शन में ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएगा। लेकिन जब ये बाहर से अंदर जंप करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी एनर्जी को इमिट करेगा, इतनी एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, मतलब उस टाइम आपको यहाँ पर स्पार्क दिखाई देगा। ठीक है,
तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो यहाँ पर दोस्तों रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन मतलब एक फोटोन निकलता है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ से एक फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो इन दोनों के एनर्जी के बीच का डिफरेंस जो है उतने एनर्जी का फोटोन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी, फोटोन की एनर्जी जो है वो कितनी होती है। फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, जहाँ पर h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, ये रेडिएशन की वेवलेंथ, ठीक है। ओके, तो अगर ये जो रेडिएशन है इसको आप यहाँ पर देखिए किसी प्रिज्म के थ्रू पास करोगे और यहाँ पर स्क्रीन पर आप क्या करोगे, इसको अगर स्क्रीन पर आप इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, स्क्रीन पर इसको देखोगे आप, तो आपको वेवलेंथ कौन सी दिखेगी, इस फोटोन के रिलेटेड आपको वेवलेंथ दिखेगी, ठीक है। मतलब ये एनर्जी, फोटोन की एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो, एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो, तो लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। इसका मतलब उतने वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होगा यहाँ पर। अब दोस्तों कोई भी एटम कौन कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा, ये कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल से एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए वो फॉर्मूला है यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आप सिंपल से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर लैम्बडा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। और ये लैम्बडा क्या है दोस्तों, वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वेवलेंथ आपको, मतलब कौन सी वेवलेंथ इमिट होगी वो वेवलेंथ, ठीक है। आर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आर जो है वो रीडबर्ग कांस्टेंट है, आर मतलब रीडबर्ग्स कांस्टेंट, और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप निकाल रहे हो तो जेड की वैल्यू 1 होगी, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब ये एन और एम क्या है, एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए एन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को इमिट करके कहाँ पे आया, ठीक है। एन मतलब कहाँ पे आया, ठीक है, किस एनर्जी लेवल पे आया वो। तो एन का मतलब क्या है, कहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, किस एनर्जी लेवल में आया। और एम का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, सेकेंड लेवल से आया, थर्ड लेवल से आया या फोर्थ लेवल से आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ किसके लिए करते हैं, देखिए अगर कोई भी गैस आप हीट कर रहे हो, मतलब वहाँ से अगर रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, ओके, तो ये जो रेडिएशंस है इसके अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट होगी वो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अलग अलग सीरीज़ बनी हुई हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा है दोस्तों, कोई भी एटम है उसके इमिशन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट होगी वो कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू वॉट, जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर होगा 1/n² माइनस 1/m², ये फॉर्मूला है, ठीक है। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, आर मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है, एन मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया और एम मतलब कहाँ से आया, ठीक है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी शेल से 1 नंबर की शेल में आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 से 1 पे आ रहा है या 3 से 1 पे आ रहा है या 4 से 1 पे आ रहा है या 5 से 1 पे आ रहा है या इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, ठीक है, ओके। तो हम जो हैं ये जो फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने के लिए, ये जो फॉर्मूला है हम लाइमन सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइमन सीरीज़। और लाइमन सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 होगा, लाइमन सीरीज़ के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और m की वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और m की वैल्यू कहाँ से आया है, m की वैल्यू 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर फर्स्ट एनर्जी शेल में आ रहा है तो आपको यहाँ पर लाइमन सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करना है। लाइमन सीरीज़ के लिए n की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू 2 3 4 5 होगी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ रहा है, हायर शेल से सेकेंड शेल में आ रहा है, ठीक है, मतलब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, या 4th से 2 पे आ रहा है या 5th से 2 पे आ रहा है या इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, बाल्मर सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला बाल्मर सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाल्मर सीरीज़ के लिए देखिए यहाँ पर ये किसके लिए है, ये वैल्यूज़ किसके लिए हैं, ये वैल्यूज़ है लाइमन सीरीज़ के लिए, ठीक है, लाइमन सीरीज़ के लिए ये वैल्यूज़ हैं। पाल्मर सीरीज़ के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 2, और m की वैल्यू क्या होगी 2 से ज़्यादा, m की वैल्यू क्या होगी 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है,
ओके। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों अगर सेकेंड शेल में आ रहा है, हायर शेल से सेकेंड शेल में आ रहा है, तो बाल्मर सीरीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। बाल्मर सीरीज़ का फॉर्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर एन और एम की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में गिर रहा है, फोर्थ शेल से थर्ड शेल में, फिफ्थ शेल से थर्ड शेल में आ रहा है, या उसके अगले वाले जो शेल से है, या इन्फिनिटी से थर्ड शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पास्चन सीरीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, पास्चन सीरीज़। और पास्चन सीरीज़ के लिए एन और एम की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी 3। पास्चन सीरीज़ के लिए एन की वैल्यू होगी 3 और एम की वैल्यू क्या होगी 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये किसके लिए होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये होगी पास्चन सीरीज़ के लिए, ओके। इसकी और अलग अलग सीरीज़ हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ये 3 सीरीज़ प्रोवाइड की गई है, तो ये 3 सीरीज़ पर ही एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। इसकी अगली सीरीज़ होती है ब्रैकेट सीरीज़, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ शेल में गिरेगा तो ब्रैकेट सीरीज़, इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ शेल में गिरेगा हायर शेल से तो फंड सीरीज़। तो ऐसे अलग अलग सीरीज़ हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप उन सीरीज़ के बारे में भी पढ़ सकते हो। सिंपली यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एम की वैल्यू उसके आगे लेनी है आपको। तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में। एग्जाम्पल नंबर देखिए 15.4 पेज नंबर 329 के ऊपर। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स इन पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पास्चन सीरीज़ के लिए दोस्तों एन की वैल्यू कितनी होगी 3 और एम की वैल्यू कितनी होगी 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो आपको पहले 3 लाइन्स के लिए यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करनी है और एम की वैल्यू 4, 5, पहले 4 पुट करनी है, एक वेवलेंथ निकालनी है, फिर 5 पुट करनी है, फिर दूसरी वेवलेंथ निकालनी है, फिर 6 पुट करना है, फिर अगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू होगी 1, जेड इज इक्वल टू 1। और आर की वैल्यू एग्जाम में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आर की वैल्यू ये रिडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये वैल्यू है आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आर की वैल्यू आपको पता है, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, यहाँ पर जेड की वैल्यू पता है। एन की वैल्यू पास्चन सीरीज़ के लिए 3 यूज़ करनी है और एम की वैल्यू 4, 5, 6 यूज़ करनी है, ठीक है, ओके। और यहाँ से लैम्डा की पहली वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो लैम्डा की पहली वैल्यू निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आर की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है। सो आर इंटू क्या होगा, ये जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये 1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है 3 लेना है आपको। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस एम की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पहले के लिए, पहले वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, क्यों उसके बारे में बाद में बोलूँगा आपको, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा देखिए यहाँ पर 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको मिलेगा देखिए 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 144। अब क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसका इन्वर्स करना होगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो ये इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए यहाँ पर सिंपली लैम्डा 1/1 हो जाएगा। ये लैम्डा 1/1 मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर का इन्वर्स हो जाएगा 1/r और इसका इन्वर्स हो जाएगा 144/7, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1/r, 1/r मतलब ये वैल्यू क्या होगी देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। और 144 डिवाइडेड बाय 7 आपको कितना मिलेगा देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ये 20.57 मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये 1/r इसका कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाएगा आपको। तो दोस्तों ये जो 1/r की वैल्यू है ये निकालने में बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। इसीलिए ये जो वैल्यू है इसकी आप वैल्यू याद करिए। ये 1/r की वैल्यू जो है इसको आप याद करिए। 1/r कितना होता है, 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये पुट करोगे 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा 20.57 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 20.57 को 912 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 18739.27 मिलेगा, ठीक है, ओके। और ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 है, इसको ऐसे ही रखना है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है मीटर में, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू है वो कितनी है देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो है ये 1.876 है यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये आंसर भी करेक्ट है और हमने जो निकाला है ये आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगी ना, 4 से आगे चली जाएगी।
तो यह आंसर भी करेक्ट है और यह आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर λ1 निकाला है, वैसे ही दोस्तों आप λ2 निकाल सकते हो। सिर्फ λ2 निकालते वक्त n की वैल्यू कितनी होगी 3 और m की वैल्यू 5 लेनी है आपको, ठीक है। फिर λ3 निकालते वक्त क्या करना है, n की वैल्यू 3 पुट करनी है, m की वैल्यू आपको 6 पुट करनी है, ठीक है। तो ऐसे ये 3 वेवलेंथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला वीडियो जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।